अक्सर राजस्थान के बारे में हम यूं बोलते हैं कि राजस्थान वीरों की धरती है। ये सुनते हैं हम। आप भारत के किसी भूभाग में चले जाएंगे, आप नागालैंड भी चले जाएंगे और वहां बताएंगे कि मैं राजस्थान का हूं, तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति सबसे पहला विचार यह आएगा कि आप बहादुर हो। भले आप मन ही मन सोचो कि ना, अभी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले चपले मैं ही हाथ में लूं। पर एक परसेप्शन आपके प्रति कि आप क्या हो, बहादुर हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पूर्वजों ने, इस धरती के लोगों ने इतना खून बहाया होगा कि खून को पानी से सस्ता करके रख दिया होगा। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी बातों के लिए लड़े होंगे, भिड़े होंगे। इसलिए इस प्रकार की बातें आपके बारे में आज भी की जाती है, शताब्दियां बीत जाने के बावजूद। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये कहानियां हमारा चरित्र निर्माण करती है। ऐसी कहानियां, हमारे पूर्वजों की बातें जब हमें पता चलती है, हमारे में कॉन्फिडेंस आता है। तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है तो व्यक्ति कोई भी काम कर लेता है। वे लोग जो आत्मविश्वास रहित होते हैं, वे लोग जिनमें इस प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो डी रूटेड होते हैं, जिन्हें अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती है, वे कभी भी हिल जाते हैं किसी छोटी सी बात से। जिनकी इतिहास किस प्रकार की कहानियां पढ़ी होती, जो जानते हो अपने इतिहास को, जल्दी से हिलते नहीं है। इतिहास बस इतना सा काम करता है। वो जो हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि किसी बच्चे को जब आप बचपन से बताओ कि कोई एक राजा हाथ पैर आंख और कान नहीं होने के बावजूद युद्ध करने के लिए गया था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गया था, वो बच्चा ऐसी कहानियां सुनकर बड़ा होगा तो कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि जुकाम थी इसलिए 3 दिन कोचिंग नहीं आया। तो लगेगा ना कि यार नहीं, बहुत अलग चीज होती है। वो कोई बच्ची, वो कोई बच्चा जो सुने कि भान कमर नाम की एक लड़की ने इसलिए जाके जौहर को लीड कर लिया क्योंकि उसकी सगाई किसी के साथ हो गई थी। हमने दिन पहले पढ़ा था कि मेवाड़ की एक राजकुमारी चांद कंवर की जयपुर के राजा प्रताप सिंह के साथ में सगाई हुई। प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई, चांद कंवर उसके बाद विवाह नहीं करती है, उसके नाम पर चांदोड़ी सिक्के चले। समय बदलता है, आज वैसे नहीं रहा जा सकता, कोई आज उन चीजों को फॉलो करे वैसा नहीं हो सकता। पर फिर भी इस प्रकार की कहानियां बताती है कि समाज के नियम क्या होते हैं, सामाजिक वैल्यू क्या चीज होती है। कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सिद्धांतों का पालन किस प्रकार कर सकता है, वो सब जाना जाना चाहिए। तो राजस्थान वीरों की धरती तो है, उससे बड़ी राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। कभी इन महिलाओं का बलिदान देखिए आप। मुझे कई बार लगता है कि बूंदी की उस राजकुमारी ने जब कभी खत लिखा होगा कि मैं आऊंगी, तुम्हारी और मेरी सगाई हुई है, मैं उस साके को लीड करूंगी, मैं उस जौहर को लीड करूंगी, कल्ला रायमलोत के मन में 1% संशय भी रहा होगा कि लड़ूं या ना लड़ूं, वो भी दूर हुआ होगा। पीछे इतनी बहादुर पत्नियां हो, इतनी बहादुर माएं हो, वो पुरुष ना लड़े तो कौन लड़े? हमारे राजस्थान के लोग यदि लड़ गए, भिड़ गए, शताब्दियों शताब्दियों तक लोगों से लड़ते रहे, उसके पीछे महिलाओं का हाथ है। मैं सोचता हूं कई बार कि उन दिनों में जब युद्धों का माहौल था, चारों तरफ युद्ध 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 चल रहे थे, सारे पुरुष युद्ध करने के लिए जाते थे। एक समय ऐसा आ गया था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई घर में पुरुष नहीं बचा था। उन दिनों में उन महिलाओं ने हमारे परिवारों को कैसे चलाया होगा? उन दिनों में उन महिलाओं ने हमारे खेतों को कैसे संभाला होगा? न केवल वो महिलाएं अपने खेतों को संभाल रही थी, ना केवल वो महिलाएं अपने परिवारों को चला रही थी, ना केवल वो महिलाएं अपने पतियों को, अपने पिताओं को, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को ये कह के भेज रही थी कि जाना, चिंता मत करना, घर परिवार हम संभालेंगे, तुम लड़ना। यदि उन्होंने थोड़ा सा भी कहा होता कि हमारा क्या होगा, आदमी लड़ नहीं पाते। वो लड़ नहीं पाते तो आज हमारी कहानियां नहीं होती। और न केवल उन महिलाओं ने ये सब किया था, बल्कि घर में उस 5 साल के, 6 साल के बच्चे को पुनः तैयार किया होगा कि जल्दी बड़ा हो, 16 साल का हो, तुझे तेरे बाप का बदला लेना है। जल्दी बड़ा हो, जाना, तुम्हारी मातृभूमि पर किसी का कब्जा हुआ है, उसका बदला लेना है। न केवल अपने परिवार को अपने आंखों के सामने खोते हुए देखना, बल्कि अगली पीढ़ी को पुनः युद्ध के लिए तैयार कर देना। राजस्थान कभी उन वीरांगनाओं के उस एहसान को उतार नहीं पाएगा। संभवत्व उन वीरांगनाओं का वो बलिदान ही है कि आज दिन तक हम वीरों के रूप में जाने जाते हैं, वरना अब तो उतने लक्षण है भी नहीं। तो कई चीजें हम इतिहास में पढ़ते नहीं है, पर वो यदि किसी महिला का नाम नहीं है इतिहास में, या यदि किसी महिला की कहानी उतनी पॉपुलर नहीं थी, इसका मतलब कतई नहीं है कि उन महिलाओं का योगदान या उन महिलाओं का बलिदान नहीं रहा होगा। तो साक्षात देवियां हैं, कौन सोच सकता। मैं कई बार सोचता हूँ 1000 साल बाद में यदि किसी को कहोगे कि पन्ना धाय नाम की एक महिला ने अपने बेटे को कटवा दिया था इसलिए कि राजा जिंदा रहे, शायद कोई मान भी नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कोई माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को कटवा दे इसलिए कि राजा जिंदा रहे? कोई कैसे मानेगा कि एक नवविवाहिता जो शादी के ठीक अगले दिन, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी होगी, वो इसलिए अपना सिर काट के दे देती है कि उसका पति युद्ध करने के लिए चला जाए? पर ये कहानियां हमें सिखाती है कि वैल्यू किन चीजों से बनती है, समाज का चरित्र किन चीजों से गढ़ता है। तब भान कंवर जैसी महिलाओं को देखकर यूं
प्राउड फील होता है यार, क्या महिलाएं थी, क्या सोच रही होगी उसकी, क्या उम्र रही होगी उस लड़की की जिसकी सगाई हुई है, 15 16 18 19 बरस की रही होगी, और उसके मन में क्या भावना है। ऐसे थोड़ी होता है, जौहर को यदि लीड करना मेरा काम है तो मुझे जौहर को लीड करना चाहिए, वो बूंदी से सीमाना आती है, उस जौहर को लीड करती है। हम केवल इतनी बात जानते होंगे कि वो आई और उसने जौहर को लीड किया, पर उसके पीछे का विश्वास, उसके पीछे की इच्छाएं, उसके पीछे का जो मातृभूमि के प्रति जो भाव है, वो भाव कितना बिरला और कितना अलग रहा होगा। राजस्थान बहुत अलग धरती रही है जी। जब कभी राजस्थान को ढंग से पढ़ा जाएगा तब राजस्थान ढंग से लोगों के सामने आएगा। इसलिए जेम्स टोड, एलपी टेसीटोरी जैसे लोगों को राजस्थान आने के बाद लगा कि यार कहाँ आ गए, क्या लोग हैं ये, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन सोच सकता है इस बात को, कोई लड़की इसलिए चली जाएगी कि उसकी किसी के साथ सगाई हुई है। आज चूंकि वो माहौल नहीं है, वो जब आए थे तब वो माहौल था, इसलिए उन लोगों को बड़ा वो रोमांचित किया होगा उन चीजों ने, और वो बैठ गए होंगे। अब कितने लोगों ने जाके दूसरे देशों की हिस्ट्री लिखी होगी, टोड हमारी पूरी हिस्ट्री लिख गया। सच्ची झूठी वो छोड़िए, कितना उसमें सच कितना उसमें गलत, बाहर के आए हुए आदमी में गलतियां होनी स्वाभाविक सी बात है। जो आपकी भाषा नहीं जाने, जो आपकी संस्कृति का नहीं हो, वो जब लिखने बैठेगा तो कुछ गलतियां स्वाभाविक रूप से करेगा। उसके बावजूद वो कौन से एलिमेंट है जो उसे ये कहते हैं कि तू लिख, वो कौन से एलिमेंट है जो उसे ये मजबूर करते हैं कि तू यहीं पर बैठा रह और इन लोगों की वीरता की कहानियां पूरे देश को सुनाने की कोशिश कर। यही तो है, यही तो उसने किसी से सुना होगा कि किसी मंदिर की रक्षा के लिए गांव के 20 लड़के भी गए होंगे, सामने से 200 आए होंगे पर मंदिर बचा गए। वो जानते थे 20 के हम मरेंगे, 200 से कैसे भी नहीं लड़ पाएंगे, पक्का पक्का मरेंगे, उसके बावजूद लड़े हैं। तो आप, हम राजस्थान में बैठ के इन चीजों का फील ही नहीं ले पाते। आप जाइए कभी राजस्थान से बाहर, किसी को बताइए मैं राजस्थान का हूं, किसी साधारण व्यक्ति को बताइए मैं राजस्थान का हूं, फिर उसके आंखों में आपके प्रति भाव देखिए। मैं दिल्ली एक बार 2014 में आईएएस वाला आंदोलन चल रहा था, मैं भाषण दे के नीचे उतरा, ठीक ठाक बोलता हूं मैं, उस दिन भी ठीक ठाक बोला। मैं नीचे उतरा तो एक भैया मेरे से मिलने के लिए आए, आगे हाथ मिलाया, राजस्थान से हैं आप? हाँ, अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, और हमें अभी लगा आपको सुनते हुए कि इतिहास का भी आपने अध्ययन किया है। जी जी, मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूं और इसलिए थोड़ा हिस्ट्री की बात बोल गया था। उन्होंने अपना परिचय दिया, इलाहाबाद के थे, कोई लंबा चौड़ा अपना नाम बताया कोई। मुझे कहा कि तो चले, इतिहास में आपकी रुचि है तो एक बात पूछे आपसे जी, तब महाराणा प्रताप आज कहां आक्रमण करेंगे? आज 2014 कहां आक्रमण करेंगे? मैं समझा नहीं आपका सवाल। अरे क्या सिंपल ही तो पूछे हैं, प्रताप का अटैक कहां होगा आज बता दीजिए। और मुस्कुरा के आराम से पूछो, उसको लगा भाई ये तो तेरे को आता ही होगा। मैंने वापस कहा कि नहीं, मैं नहीं पता मुझे प्रताप कहां आक्रमण करे। अरे सीरियल नहीं देखते हैं क्या आप? मेवात पर आक्रमण करने वाले हैं, कल दिखाया तो है पूरा, और उसके मेरे प्रति मनोभाव अब उसके ये थे कि ये भी नहीं आता, और तू सीरियल भी नहीं देखता, तू महाराणा प्रताप का सीरियल नहीं देखता है। मुझे ये तो लगा कि यार इस व्यक्ति के मन में अब अपने प्रति भाव बदल गए कि यार फर्जी आदमी का इतिहास की बात कर रहा है, सीरियल नहीं देखता। और मुझे उस व्यक्ति के प्रति भाव आए कि यार ये बाहर का एक आदमी, इसमें प्रताप के प्रति क्या भावनाएं होगी कि ये डेली सीरियल देखता होगा ये जानने के लिए कि प्रताप ने अपने जीवन में क्या क्या किया था। भले ही वो सीरियल झूठा होगा, जिसके साफ साफ पहले पन्ने पे लिखा आता होगा कि इतिहास के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, यदि इतिहास के साथ किसी प्रकार का संबंध पाया जाता तो उसे केवल और केवल संयोग मात्र माना जाए, फिर भी उसका विश्वास जमता कि प्रताप ने ऐसा कुछ किया ही होगा। बोले उसमें 50% सत्यता 50% झूठ दिखाते होंगे, उसके बावजूद उस व्यक्ति को ना, मैं डेली शाम को 8 से 9 बजे 7 से 8 जब भी हुआ था उस टीवी के सामने बैठ जाऊंगा, मैं देखूंगा कि महाराणा प्रताप क्या करते हैं। आप कभी राजस्थान से बाहर निकलिए, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और उन शहरों के चौराहे देखिए, प्रताप से भरे पड़े हैं। हर शहर में महाराणा प्रताप चौक है। राजस्थान में तो फील ही नहीं होता। आप पूरा जयपुर ढूंढ लेंगे, आपको महाराणा प्रताप सर्किल नहीं मिलेगा। ये तो ठीक रहा, बहुत बाद में प्रताप नगर बना दिया आपने, पूरी कॉलोनी बनाई प्रताप नगर। इसमें आप प्रताप नगर जाइए कभी, प्रताप नगर में देखिए कुंभा मार्ग, सांगा मार्ग, हल्दी घाटी मार्ग, चेतक मार्ग, राज सिंह मार्ग। प्रताप नगर पूरा बनाया इसलिए कि मेवाड़ को जीवंत किया जा सके देश की राजधानी में। बाकी आप शहर का कोई चौराहा देखिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है। कारण कि जयपुर में जयपुर के राजाओं की लगी, वह हमारी लगाओ। महाराणा प्रताप इधर क्या मांग रहे हैं, महाराणा प्रताप के उधर लगा दो, अपने खूब सारे थे। पर आप बाहर जाइए कभी, तब आपको फील आएगा, तब जाके बच्चों में चीजें भर पाती है
कि हम क्या थे क्या नहीं थे, महिलाओं के पुरुषों के चरित्र कैसे होते हैं वो पता चलते हैं। अब गड़बड़ा गए चरित्र, क्योंकि इन कहानियों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं। इसलिए कियारा आडवाणी अपने पॉडकास्ट में बोलती है कि मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी 10-15 अलग अलग लोगों को डेट करे। डी रूटेड है, उसकी कतई गलती नहीं है। वो जानती नहीं कि वैल्यू क्या है, चरित्र क्या है। इस प्रकार कोई भी पुरुष इस बात को बड़ा फ्लॉन्ट करते हुए बता देता है कि उसने ये अपने जीवन में महिलाओं के प्रति किया है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं कि इतिहास क्या है और किस प्रकार का बिहेवियर किया जाना चाहिए। इसलिए इतिहास पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आप जानो कि धरती के रूट्स क्या है, आप जानो कि इस धरती के भाव क्या है, किस प्रकार के लोग थे और किस प्रकार का बिहेवियर हमारा होना चाहिए। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, सब राजा महाराजा जिनके अकबर के साथ संधियां थी वो सब बैठे वहां पर। उनमें बूंदी का राजा बैठा हुआ था। बूंदी के राजा का नाम था सुरजन। क्या नाम था? सुरजन। सुरजन आगे हम पढ़ेंगे 1569 में अकबर से संधि कर लेता है। कब कर लेता है? नागौर दरबार से 1 साल पहले 69 में उसने अकबर से संधि कर ली थी। सुरजन बैठा तो अकबर ने सुरजन को कहा कि सुरजन जी, मैंने सुना है आपकी बेटी शादी योग्य है। तो सुरजन ने कहा, "हाँ साहब, सही बात है, राजकुमारी की शादी करनी है।" तो अकबर ने कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें और आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन करना नहीं चाहता था जहांगीर से, पर सुरजन इस बात को जानता है कि अकबर के दरबार में अकबर को मना करने का मतलब है अकबर शाम से पहले पहले पकौड़े बना जाएगा। और सुरजन ने कहा कि अरे, आपने इतना लेट क्यों बताया मुझे? लेट मतलब कि मैंने सगाई कर दी। आप थोड़े दिन पहले बताते तो मैं तो जहांगीर से कर देता, पर अब सगाई कर दी मैंने तो। अकबर को उसके चेहरे से पता चल गया झूठ बोल रहा है। अकबर ने हाथों हाथ काउंटर क्वेश्चन किया, किसके साथ कर दी? और सुरजन फिर फंस गया। सुरजन ने भरे दरबार में देखा, सारे के सारे लोग हेड डाउन करके बैठे हुए थे अकबर के सामने। एक कल्ला रमलोट टांग पे टांग दे के मूंछों के मंट लगा रहा था। उसने कहा, कल्ला रमलोट से किए। कल्ला रमलोट लगा फोकट में सगाई, और उसने कहा, हाँ अभी थोड़े दिन पहले। अब अकबर को पता कल्ला रमलोट भी झूठा है। इसको भी अभी अभी पता चला है कि मेरी सगाई भी है। पहले बात भी नहीं थी इसके साथ में कोई। पर अब क्या करो आप? लड़की का बाप कहे कि मैंने सगाई कर दी, जिसके साथ हुई है वो कह रहे हाँ मेरे साथ कर दी, तो क्या किया जा सकता है? अकबर ने यूं झूठी हंसी चेहरे पे लाते कहा कि क्या कल्ला जी यार, चुपके चुपके सगैयां करवा लेते हो, पार्टी दे दिया करो। और कल्ला रहमान ने कहा, सर वो थोड़ा ग्रह नक्षत्र का चक्कर था, इसलिए जल्दी पंडित जी कहने पे जल्दी करनी पड़ी, चुपके चुपके करनी पड़ी। बाकी पार्टी का क्या है, शाम को आ जाओ, आज बोतल खोल देंगे अपने तो। और अकबर का मूड ऑफ हो गया। अकबर ने 2-4 मिनट तो इधर उधर की और बातें की, फिर अकबर ने कहा कि यार आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, दरबार यहीं आज तो समाप्त करते हैं, और 5-6 दिन छुट्टी है, बाद में मिलेंगे। तो कुल मिला के दरबार भंग कर दिया। अब जितने राजा बैठे उन सबको पता चल गया कि सुरजन और कल्ला रहमलोत आज अकबर को बना गए। अब बाहर निकलते सारे राजा सुरजन और कल्ला रहमलोत की तरफ मुस्कुराए गया, आज तो डायरेक्ट अकबर को ही ठीक चपेटे में लिया यार, लपेट दिया आज तो भाई को तुम दोनों ने। सुरजन ने कल्ला रहमलोत को साइड में बुला कहा कि देख, बता सबको है कि हम झूठ बोल के आए हैं। अकबर कभी ना कभी गुस्सा निकालेगा इस बात का। इससे अच्छा है तू फटाफट जाके सच में सगाई तो कर ले, तो कल को बात है थम गए हो रखी है साहब, सगाई कैसे नहीं हो रखी। कल्ला रहमलोत रातों रात बूंदी आता है, सगाई करके वापस जाता है। 10-12 दिन बाद में जब भी दरबार दोबारा लगा, अकबर को कल्ला रहमलोत आंखों देखा नहीं सुआए। उसको लगा इसके चक्कर में पूरा प्लान कैंसिल हुआ, ये यदि मना कर देता तो मैं तो करवा देता। तो अकबर ने अपने मंत्रियों का इसका ट्रांसफर करो रे, मेरी आंखों के सामने नहीं बैठना चाहिए। तो कल्ला रहमलोत को भेज दिया लाहौर। कहां भेज दिया? बादशाह पूरे देश को हो गया, उसके नीचे जो राज्य होते जैसे अपने ना परगने होते, तो वो जो राज्य होते उनको बोलते सूबा। क्या बोलते? राज्य क्या बोला करते? सूबा। तो इसको सूबा मिलता, उसको बोलते सूबेदार। क्या बोलते? सूबेदार। तो एक सूबेदार होता, उसके अंडर में एक और बंदा होता, उसको बोलते नायब सूबेदार। आप यूं मान लो एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर, या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो उसको लाहौर सूबे में भेजा। अच्छा, वहां पहले से गवर्नर था, तो अब इसको क्या बनाया जा सकता है? डिप्टी गवर्नर, नायब सूबेदार बनाएंगे। तो इसको नायब सूबेदार बना के वहां कल्ला रहमलोत को भेज दिया। कल्ला रहमलोत की वो जो सूबेदार था, वो जो गवर्नर था लाहौर का, उससे बनी नहीं। और थोड़े दिन बाद कल्ला रहमलोत ने उसको मार दिया। आपकी कहीं पर पोस्टिंग की गई, आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन है ना। आप पता था अकबर दंड देगा, तो कल्ला रहमलोत चुपचाप लाहौर से सिवन आके बैठ गया। पर अकबर ने दंड देना छोड़ो, कोई बातचीत ही नहीं की इस बारे में। उल्टा थोड़े दिन बाद अकबर ने कल्ला रहमलोत को मैसेज किया कि मेरे से मिलने के लिए आओ। कल्ला रहमलोत मिलने के लिए गया, और अकबर ने स्वागत किया कि वेरी गुड कल्ला, शाबाश, बहुत अच्छा गया उसको मार के, और इसीलिए तो भेजा था तुम्हें कि उसको दंड देना आवश्यक था, फर्जी आदमी था, और प्रमोशन है तुम्हारा, तुम वापस जाओ वहां पे। कल्ला रहमलोत लगा रहा अकबर इतना सीधा है नहीं जितना बनने का प्रयास कर रहा है।
थैंक यू बादशाह, मेरे लायक कोई और सेवा हो तो। कोई और बताओ, घर में सब राजी खुशी है तुम्हारे? सब बादशाह की दया है, बादशाह का बादशाह का हाथ जिसके सिर पे, उसको किस प्रकार की चिंता हो सकती है? अकबर ने कहा, मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य है। अल्लाह रहमत ने कहा, अच्छा, दुख है पेट बतावे मत हो, दुख है दर्द कहीं और है बताता कहीं, इसके पीड़ ये है कि साहब मैंने सुरजन की बेटी से शादी कर ली, तो अब ये बदला यहां निकालना चाहता है। उसने कहा, हाँ साहब सही बात है। तो कहा, जहांगीर से शादी करो। अल्लाह रहमत ने कहा, साहब मैं तो कर दूंगा, पर सगाई ब्याह बराबर वालों में होते हैं। इतना बड़ा बादशाह, मैं तो छोटा मोटा सामंत हूं, हाँ हमारे घर बारात लेके आएगा? अकबर ने कहा कि इसमें बादशाह सामंत की क्या बात है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, हमें कौन सा दहेज चाहिए। जैसा अक्सर अपने सबके घर वाले बात करते हैं फर्जी फर्जी, उसी प्रकार की बात अकबर ने की होगी। नॉर्मल लोग बात तो यही करते हैं ना, कि नहीं लेना देना तो चलता रहता, उसमें तो क्या है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए। फिर उन लिस्टें पकड़ाते हैं लंबी लंबी, है ना, उनमें टावरों तक के कपड़े लिखे होते हैं कि टावरों के भी कौन कौन से कपड़े लेने हैं हमें। तो सेम अकबर ने किया। कल्ला रहमान ने कहा, ठीक है भाई, तुम यदि चाहते हो तो मैं तो कर दूंगा, पर मेरे पास शादी करने के लिए रुपए नहीं है। तो अकबर ने कहा, जितना धन चाहिए राजकोष से लो, जाके शादी की तैयारी करो। कल्ला रहमान ने कहा, एक दिक्कत और है, बादशाह की बारात आएगी, इतनी बड़ी बारात आएगी, बादशाह का बेटा बारात लेके आएगा, इतनी बड़ी बारात रुकवाऊंगा कहां, सिवाना में तो जगह ही नहीं है। अकबर को लगा जब ये मान ही रहा है, तो अकबर ने कहा, कोई बारात नहीं आएगी, जहांगीर आएगा और उसके 4 दोस्त आएंगे, 5 लोगों की तो व्यवस्था कर सकते हो क्या? अल्लाह रब्बुल ने कहा, हाँ डन, 5 की तो कर दूंगा। और कहा, फिर भी कम पड़े तुम्हारे कुछ, तो तुम्हारा ताऊ मोटा राजा उदय सिंह जोधपुरी तो बैठा है, कोई आइस वाइस कम पड़े तो वहां से मंगवा लेना तुम। अल्लाह रब्बुल ने कहा, डन। वहां से धन लिया खूब सारा, आगे सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया। फिर अकबर को मैसेज किया, क्यों जहांगीर की बारात भेज दो, पर प्लीज छोटी भेजना, बड़ी बारात मत भेजना। अरे कहा था तुम्हें 5 आदमी आएंगे। तो जहांगीर आया और जहांगीर के 4 दोस्त आए। अपने यहाँ अभी भी रिवाज होता है कि बारात आती है तो सामने जाके स्वागत करते हैं, सामेला। क्या बोलते हैं? सामने जाके मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? सामेला। तो जहांगीर बैठा है तन के एकदम, और पता नहीं क्यों ऐसा है कि दूल्हे के जो दोस्त होते हैं दूल्हे से अधिक तैयार होके जाते हैं। दूल्हे के दोस्तों की यह गलत फहमी होती है कि लोग उन्हें देखेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। शादी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल कौन होता है? और जहांगीर के दोस्त भी ऊपर तक कोट पैंट के बटन बंद किए हुए डीओ वीओ छिड़क के आए भाई साहब। जहांगीर तन के बैठा, शेरवानी में चारों दोस्त बैठे हैं। कल्ला रामलोत गया, उसने जहांगीर के गले में जूतों की माला डाली, उन चारों को मुर्गे बनाए, नागा करके कूटे उन सबको। जहांगीर की शेरवानी फाड़ दी, का भाग यहाँ से, नहीं कर रहे ब्याह, कहते ना तेरे बाप को जाके। जहांगीर ने दोस्त सारे यहाँ से गए, उन्होंने जाकर कपड़े फाड़ दिए, नागे आए हम वहां से। वीडियो बना रहा था वो हमारे। अब सब शहजादे को बुला कैसे बेइज्जती करोगे, तो बहुत बड़ा कांड कर गए आप। अब अकबर ने कहा, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, मुझे कल्ला रहमलोत की डेड बॉडी चाहिए। तो उसने जोधपुर मैसेज किया मोटा राजा उदय सिंह को, और इन लोगों ने यहाँ से एक बड़ा हमला किया। कल्ला रहमलोत साका करता है, वो सिवाना का दूसरा साका है। सिवाना का, हम जब चौहान पढ़ेंगे तब सिवाना का पहला साका पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। सिवाना का दूसरा साका बाद में कल्ला रहमलोत ने किया था, किसके खिलाफ? अकबर। किसके खिलाफ? देखो, कल्ला रहमलोत की सगाई हुई थी बूंदी। जिस राजकुमारी से सगाई हुई थी उस राजकुमारी का नाम था भानकमर। उसको जब पता चला कि सिवाना में साके की तैयारी हो रही है, उसने कल्ला रहमत को मैसेज किया कि कल्ला, साके में जोहर भी होता है, तुम्हारी और मेरी तो शादी नहीं हुई, जोहर कौन करेगा? भाई परिवार की कोई बाकी महिलाएं कर लेगी, इसमें तो अब क्या है, महिलाएं जोहर करती है। उसने कहा मैं करूंगी। तो आपने जो शादी नहीं हुई, अब इतना टाइम नहीं कि शादी हो। उसने कहा सगाई हिंदू धर्म में आधा विवाह होता है। भानकमर बूंदी से सिवाना आती है, उस जोहर को लीड करता है। राजस्थानी सोर्स पढ़ रहे थे, बीकानेर के राय सिंह का छोटा भाई था, पढ़ा था हमने, कवि था, बताई थी मैंने। तो ये जब साका हुआ था उससे थोड़े दिन पहले पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रहमलोत से मिलता है। अच्छा, कल्ला रहमलोत ये राठौड़ है, पृथ्वीराज भी क्या था? राठौड़। बीकानेर जोधपुर वाले थे तो भाई भाई भाई, मालदेव के टाइम में हमले होकर लड़ाई होगी, बाकी भाई भाई तो थे ही। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रहमलोत को कहा कि कल्ला, तू ये चला चला कि क्यों पंगे लेता है यार? पहले तूने वहां अकबर के दरबार में कहा कि मेरी सगाई सुरजन की बेटी से हो गई, जबकि सबको पता था तू झूठ बोल रहा है। फिर तेरे को लाहौर भेजा, क्यों मारा उस गवर्नर को? फिर तेरे को अकबर ने बुला, कहा जहांगीर से शादी कर, तो या तो मना कर देता, और हाँ भरी तो शादी कर देता। तूने यार बुला के जहांगीर को पीट दिया यार। अब बादशाह बदला लेने के लिए तैयार बेटा, मारेगा तेरे को। अल्लाह रहमत ने कहा, अंकल मैं तो खुद कफन बांध के तैयार बैठा हूं कि आए और मुझे लड़ाई करनी है, पर आप कभी हो, मेरा एक काम कर सकते हो क्या? बता, क्या आप मेरे मर्सी है लिख दो।
कोई मर जाता था, कोई वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा जाता था, उसके बाद में उसकी वीरता पे जो दोहे लिखे जाते उनको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पृथ्वीराज राठौड़ कवि है तो उसने कहा आप मेरे मरसी लिख दो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा डन, जब तुम अकबर से लड़ोगे और लड़ते हुए मारे जाओगे तो तुम्हारी वीरता पर मैं मरसी लिखूंगा। उसने कहा नहीं अभी लिखो। अरे का मरसी नाम से पता चलता है मरने के बाद लिखा जाता है, तू तो जिंदा बैठा है, जिंदा सी थोड़ी होते हैं, मरसी होते हैं ना। और वो तो मैं देखूंगा कि तू कैसे लड़ेगा, हाथी पे लड़ेगा, घोड़े पे लड़ेगा, तलवार से लड़ेगा, भाले से लड़ेगा, कितने लोगों को मार के मरेगा, सर कटने के बाद कितनी देर तक लड़ेगा, तब जाके लिख पाऊंगा। मुझे क्या पता मैं लिखूंगी बहुत तगड़ा लड़ेगा, तू दो लड़ाइयों दो तलवारें लग रही थी मैं भाग जाए तो? कला रेमलो तो कहा ना अंकल चिंता मत करो, आप जैसे जैसे लिखोगे मैं वैसे वैसे लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यूं गात सुनी निज आए, जिन बिद कवि जतावियो उन बिद कटियो जाए। कटने से पहले उसने अपने कटने की सारी कहानियां सुन ली थी, जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे कट के मर गया था। कौन था?